सीरीज में आपका स्वागत है। तो यह है अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के हमने नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम के। और इससे पहले वाले अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, ये हमारी वार्षिक परीक्षा की सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित होता है वृक्क? तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। किससे होता है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन। तो कौन सा सही है? ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो क्या है इसका? उपरोक्त सभी। चौथा देखते हैं, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया होती है, कहलाती नहीं। कहां पे होती है? तो यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? विसरण क्यों अपर्याप्त? देखिए पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त है। तो उत्तर देखते हैं, बहुकोशीय जीवों को भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए विशिष्टीकृत अंग होते हैं। देखिए इसमें बहुकोशिक जीवों में सबके अलग अलग अंग होते हैं, निष्कासन के लिए अलग होते हैं और ग्रहण के अलग होते हैं। इसलिए इन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। यही कारण है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्या है? अपर्याप्त है। विसरण इस प्रकार से क्या है? अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? देखिए इसका आंसर, सजीव का निर्धारण करना है तो कोई जीवित है या नहीं, इसका निर्धारण ऐसी कोई भी दिखने वाली गति से करेंगे। देखिए अगर वो चल रही है, सांस ले रही है, वृद्धि कर रही है तो वृद्धि करने से किया जाता है। जबकि सजीवों में ऐसी गतियां भी होती है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से हम उनको नहीं देख सकते। इसलिए जीवन प्रक्रिया की उपस्थिति मौलिक मापदंड है, इससे तय किया जा सकता है कि कुछ जीवित है या नहीं। देखिए अगर हमें पता लगाना है, निर्धारण करना है कि जीवित है या नहीं, तो इसके लिए यह पता होना चाहिए कि या तो वो दिखने वाली गति जैसे चलना, सांस लेना और वृद्धि करने से हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो वो देखते हैं, ऊर्जा और सामग्री के स्रोत के रूप में किसका उपयोग करता है? भोजन का। उसके बाद भोजन के टूटकर उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का। और शरीर के अंदर भोजन तथा अन्य कार्यों के उचित पाचन के लिए किसका उपयोग करता है? पानी का। और ये सारी सामग्रियां क्या कहलाती है? कच्ची सामग्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो देखिए इसका उत्तर, जीवन के अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रिया जैसे पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिवहन महत्वपूर्ण घटक है। आगे देखते हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो स्वयंपोषी पोषण, तो भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल और CO2 से संश्लेषित किया जाता है। ये तो किसमें होता है? स्वपोषी में। तो विषमपोषी में क्या होता है? विषमपोषी में भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। देखिए इसमें तो एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। और इसमें किसमें टूटता है? जल और CO2 से संश्लेषित किया जाता है स्वपोषी में। आगे देखते हैं, स्वयंपोषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं आगे, स्वयंपोषी में सामान्यतः भोजन का निर्माण दिन के समय होता है और भोजन का निर्माण कभी भी किया जा सकता है विषमपोषी में। आगे देखते हैं, स्वयंपोषी में सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण होता है और सभी जीवों तथा कवक में यह पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है? तो देखते हैं, सबसे पहले नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने पत्तियों के सतह पर बने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। पत्तियों के ऊपर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। जल, तो पौधे जल की आपूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। और एक है सूर्य का प्रकाश। ये पौधे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? क्लोरोफिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो अमाशय में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के टुकड़ों को घोलने में मदद करता है, HCl जो अम्ल होता है, तथा एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। कौन सा माध्यम तैयार करता है? अम्लीय। इस अम्लीय माध्यम में एंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है, जो कि एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया तथा सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कौन करता है? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो एमाइलेज या एमिलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन इत्यादि जैसे पाचक एंजाइम भोजन को सरल कणों में तोड़ने में मदद करते हैं। कौन से कणों में तोड़ते हैं? सरल कणों में तोड़ते हैं। ये सरल कण रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और इस प्रकार शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं? छोटे सरल कणों में टूटकर शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो शुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली के जैसी संरचनाएं होती है, इस प्रकार की ये ऊपरी भाग है इसे। ये अवशोषण का सतही क्षेत्र क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायात होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं? दीर्घ रोम। कहां तक पहुंचाते हैं? शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक। यहां इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस तरह लाभप्रद है? देखिए, जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव कैसे लाभ पाता है? तो स्थलीय जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल की तुलना में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक। वायु में अधिक होती है और जल में कम होती है। चूंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए स्थलीय जीवों को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हम अभी नॉर्मल सांस लेते हैं। और देखते हैं आगे, इसलिए जलीय जंतु के विपरीत स्थलीय जीवों को गैसीय आदान प्रदान के लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है। 6 कार्बन परमाणु वाले का किसमें होता है? 3 वाले में होता है, और किसमें? पाइरुवेट में। यह प्रक्रम कहां संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसके 3 भाग हैं, तो देखते हैं। पहला, अवायवीय श्वसन। क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। इसके पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु एवं जल देता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। और तीसरा नंबर का आता है इसमें ऑक्सीजन का अभाव। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है, जहां पाइरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित, किसमें बदलता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। किसका कारण हो सकता है? क्रैम्प का। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचते हैं जिनमें ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। कहां से लेकर आते हैं? फुफ्फुस से। और कहां पहुंचाते हैं? जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? उपस्थित होता है। और अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, और इसलिए यह ज्यादातर शरीर के ऊतकों से हमारे रक्त प्लाज्मा में विलय अवस्था में फेफड़ों तक ले जाया जाता है। यहाँ यह रक्त से फेफड़ों के हवा में फैल जाती है और फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। कौन लेकर आता है इसे? जल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के कार्य बताने। तो वहन तंत्र के घटक देखिए, मनुष्य में वहन तंत्र के मुख्य घटक एक तो हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं। तो हृदय के बारे में देखते हैं। पहला है हृदय। हृदय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या करता है? पंप करता है। यह शरीर में विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है तथा ऑक्सीजनीकरण के लिए इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है। यह कार्य कौन करता है? हृदय। आगे देखते हैं, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है?
तो शरीर में ऑक्सीजन की दक्षता पूर्ण आपूर्ति के लिए ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर को अलग करना आवश्यक है। यह क्रम उन जंतुओं में जरूरी है जिन्हें उच्च ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस कारण से ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीजनीकृत जो रुधिर है उसको अलग अलग करना आवश्यक है। आगे देखते हैं। उदाहरण स्वरूप पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऊर्जा ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। देखते हैं आगे। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो उच्च संगठित पादप में उत्तकों के संचालन के लिए दो अलग अलग प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब देखते हैं जाइलम, जो मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों को वहन करता है, मतलब पौधे के विभिन्न भागों तक। और फ्लोएम का कार्य देखिए, पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। देखिए जाइलम क्या करता है, जड़ों से लेकर जाता है संपूर्ण पौधे में, और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में जो बना होता है उसको संपूर्ण पौधे में के अन्य भागों में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो देखते हैं। मिट्टी से पत्तियों तक जल और खनिज लवण जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है। जाइलम उत्तकों में जड़ों, तनों, पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन कोशिका का एक सतत जाल बनाती है, और जो पादप में सभी भागों से संबंध होती है। एक जाल बन जाता है जो पूरे पादप से जुड़ा हुआ रहता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से क्या प्रदान करती है, आयन प्रदान करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। मृदा से किस में प्रवेश करता है, जड़ में। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल केव स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर, पौधे के ऊपर की ओर धकेलता है उसे। पादप के अवायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। कब होता है, रात्रि के समय, जबकि दिन के समय वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो पादप में पत्तियों से विभिन्न, अभी देखा थोड़ी देर पहले हमने, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। तो देखिए पादप में पत्तियों से विभिन्न भागों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, फ्लोएम से होता है। फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। यह उत्तक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे कि भोजन का स्थानांतरण उच्च दाब से कम दाब की ओर हो जाता है। और इसमें एक आया, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं, जो आपस में निकटता से पेक रहते हैं। देखिए ये वृक्काणु की संरचना है। इसमें इसके निम्न भाग है, एक तो है संग्राहक वाहिनी, एक है वृक्काणु का नलिकाकार भाग। इसके बाद देखें तो एक है इसमें ग्लामेरुलस, एक है इसमें कोशिका गुच्छ जिसको बहुमन संपुट, और वृक्क की धमनी की शाखा वृक्क शिरा, और एक होती है वृक्क धमनी। ये इसकी आकृति है वृक्काणु की संरचना। वृक्काणु की क्रियाविधि देखते हैं। गुर्दे में रक्त गुर्दे की धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है, जिनकी शाखाएं कोशिकाओं में केशिका गुच्छ से जुड़ी रहती है। वृक्क में बहुमन संपुट में जल तत्व और विलायक को स्थानांतरित किया जाता है। बहुमन संपुट में किसका स्थानांतरण होता है, विलायक और जल का। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं तथा अवांछित कण मूत्र में जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। प्रत्येक वक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। और एक है मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे, तब तक दाब बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो पादप वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पा सकते हैं। पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उससे। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रखते हैं तथा अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो देखिए इसका आंसर,
मूत्र बनने की मात्रा शरीर में मौजूद अतिरिक्त जल और विलेय वर्ज्य की मात्रा पर निर्भर करती है। देखिए, एक तो अतिरिक्त जल पर और विलेय वर्ज्य पर। कुछ अन्य कारक जैसे जीवों के आवास तथा हार्मोन जैसे एंटी मूत्रवर्धक हार्मोन ADH भी मूत्र की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं।